नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामा अकेडमी में। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो इन्वायरमेंट सिस्टम है उससे रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। जलवायु परिवर्तन या वैश्विक परिवर्तन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, वहाँ पर टॉपिक वाइज आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन सीरीज की PDF भी अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक, तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान जलवायु परिवर्तन के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जिसे वैश्विक तापमान या जलवायु परिवर्तन के नाम से जानते हैं। क्या होता है, हमारी जो पृथ्वी है यहाँ के जो टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है उसी को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका मुख्य तात्पर्य क्या है। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर औसत तापमान जो है, पृथ्वी पर औसत तापमान में वृद्धि होना, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना क्या कहलाएगा, ग्लोबल वार्मिंग कहलाएगा। ये पॉइंट याद रखेंगे। पृथ्वी पर औसत तापमान में वृद्धि को ही हम किस नाम से जानेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानेंगे। और जो पृथ्वी है इसका जो औसत तापमान है वो 14 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो कितना है, 14 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी कुछ एग्ज़ाम्स में या कुछ बुक्स में आपको ये 15 डिग्री सेल्सियस भी मिल जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पर आंसर 14 डिग्री सेल्सियस ही लगाना है। 14 डिग्री सेल्सियस अगर नहीं होगा तब आप 15 डिग्री सेल्सियस को भी टिक कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका 14 डिग्री सेल्सियस ये पृथ्वी का औसत तापमान माना गया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं। जो ग्रीन हाउस प्रभाव, ये क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, सन 1824 में एक व्यक्ति है जोसेफ फोरियर। ठीक है, जोसेफ फोरियर, इन्होंने ही सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट के विषय में चर्चा की थी। 1824 में जोसेफ फोरियर नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट के विषय में चर्चा की है। ये है क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट, यहाँ पर समझते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कैसी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, जिसमें जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये ग्रीन हाउस लिखा है, ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा जो इंफ्रारेड हैं, इंफ्रारेड विकिरण को अवशोषित कर लेना, जिसमें जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनके द्वारा इंफ्रारेड विकिरण जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं उनको अवशोषित कर लेना। ठीक है, जिससे अवशोषित करने से पृथ्वी का जो वायुमंडल है इसके ताप में वृद्धि। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल के ताप में वृद्धि होना। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए फिर से समझ लें ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। 1824 में जोसेफ फोरियर ने इसकी सबसे पहले जानकारी दी है कि यह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा इंफ्रारेड विकिरण को अवशोषित कर लेना, जिससे क्या होता है जो वायुमंडल है हमारा वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में जानते हैं। यहाँ पर कई सारी गैसें सूर्य की किरणों के द्वारा क्या होता है, हमारी पृथ्वी जो है इसका टेम्परेचर गर्म होता है और उसके वायुमंडल में कई सारी गैसें अपना एक घेरा बना लेती हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये जैसे सूर्य है,
ये सन है और ये है पृथ्वी। पृथ्वी के चारों ओर यहाँ पर वायुमंडल पाया गया है। ठीक है, ये वायुमंडल है। अब पृथ्वी के इस वायुमंडल में सबसे निचला मंडल है, इसको क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल। ठीक है, पृथ्वी के पास सबसे निचला मंडल जो है ये क्षोभ मंडल है। और क्या होता है, सूर्य से लघु तरंगें यहाँ पर आती हैं। सूर्य से लघु तरंगें आती हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में जाती हैं बाहर के लिए, लेकिन यहाँ पर गैसों का एक घेरा बना हुआ है, जिसलिए ये किरणें जो है जाकर और पुनः वापस आ जाती हैं। ऐसे ये किरणें जाती हैं और पुनः वापस आ जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं पृथ्वी पर ना पड़ती हैं और ये क्या होती हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में टकराकर ये स्वयं यहीं पर वापस आ जाती हैं, जिससे क्या होता है, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन के अलावा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जलवाष्प, O3 ओजोन गैस। ठीक है, इसके अलावा जो CH4 मीथेन गैस, ये कई सारी गैसें यहाँ पर इसके वायुमंडल में पाई जाती हैं। नाइट्रोजन है, CO2 है, H2O, O3, CH4 मीथेन गैस। ठीक, ये सारी गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती हैं, जिससे क्या होता है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है ये अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिससे पृथ्वी के ताप में वृद्धि होती है। और ये जो मंडल है पृथ्वी के पास जो घेरा है गैसों का, सबसे निचले मंडल को क्षोभ मंडल कहते हैं। इन गैसों के यहाँ पर चारों तरफ इकट्ठा हो जाने के कारण ही पृथ्वी का जो सबसे निचला मंडल है क्षोभ मंडल, ये सर्वाधिक गर्म हो जाता है। पूछता है पृथ्वी का सबसे गर्म मंडल कौन सा है, तो ये सर्वाधिक ताप वाला मंडल यही है, क्षोभ मंडल। ठीक है, जो कि पृथ्वी का पहला मंडल है, सबसे निचली परत इसी को बोला जाता है। तो इसमें कई सारी गैसें हैं, ये पृथ्वी के चारों ओर अपना एक घेरा बनाए हुए हैं, जो कि सूर्य से आने वाली किरणों को बाहर नहीं जाने देती और यहीं पर ये सारी किरणें अवशोषित कर लेती हैं, जिसकी वजह से यहाँ के ताप में वृद्धि हो रही है। इसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इन गैसों में जो CO2 गैस है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी गैस है CO2 गैस जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में वृद्धि कर रही है। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है देख लीजिए। CO2 गैस ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पर लिख लेंगे ग्लोबल वार्मिंग। CO2 गैस ग्लोबल वार्मिंग के ताप की वृद्धि में सहायक है। CO2 गैस, ग्लोबल वार्मिंग का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है, CO2 गैस की वजह से ये बढ़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी पृथ्वी है यहाँ पर और क्या क्या हो रहा है, तो हमारी पृथ्वी पर जो प्रदूषण फैल रहा है, विभिन्न प्रकार का प्रदूषण फैल रहा है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है। ठीक है, इसके अलावा जो वनों की कटाई हो रही है, वनों की कटाई हो रही है, उद्योगों से निकलने वाला धुआं और वाहनों से निकलने वाला धुआं, ये सब इफ़ेक्ट डाल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के ताप में वृद्धि पर। यानी कि वैश्विक टेम्परेचर इन्हीं कारणों से बढ़ रहा है, प्रदूषण के बढ़ने से, वनों की कटाई हो जाने से, उद्योगों से निकलने वाला धुआं, जो कल कारखाने वहाँ से धुआं निकलता है, और जो विभिन्न प्रकार के वाहन चलते हैं जिनसे विभिन्न प्रकार का धुआं निकलता है, जिससे यहाँ पर CO2 की मात्रा बढ़ रही है हमारे वायुमंडल में, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में तापमान बढ़ रहा है। आगे देखिए, यहाँ पर प्रमुख जो उत्पादक देश हैं, जो कार्बन उत्पादक देश हैं, जो कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में, तो इसमें मुख्य देश इस प्रकार से हैं।
चीन है, अमेरिका है और यूरोपीय संघ है, यूरोपीय यूनियन और भारत। तो चीन जो है ये विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और विश्व में दूसरे नंबर पर जनसंख्या में आता है आपका इंडिया। तो चीन जो है ये पूरे विश्व का 30% कार्बन अकेले उत्सर्जित करता है। ठीक है, चीन जो है चीन विश्व का टोटल जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसका 30% स्वयं अकेले उत्सर्जन करता है चीन। ठीक है, और अमेरिका जो है ये 15% कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है विश्व में। और जो यूरोपीय संघ है ये केवल 9% कार्बन उत्सर्जित करता है। इसके अलावा हमारा जो भारत है इसका कार्बन उत्सर्जन का जो प्रतिशत है वो 60% है। तो देखा जाए चीन और अमेरिका की अपेक्षा यहाँ पर भारत जो है जनसंख्या इसकी भी बहुत ज़्यादा है और देखिए इसका जो कार्बन उत्सर्जन है इन देशों की अपेक्षा बहुत कम है। लेकिन भारत से भी कम जनसंख्या अमेरिका की है और अमेरिका उत्सर्जन ज़्यादा कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर चीन जो है जनसंख्या में तो है ही ज़्यादा, लेकिन अमेरिका की जनसंख्या बहुत कम है और ये 15% उत्सर्जन कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर प्रति व्यक्ति की दर से अमेरिका प्रथम स्थान पर आएगा। प्रति व्यक्ति की दर से कार्बन उत्पादन के उत्सर्जन में अमेरिका पहले स्थान पर आ जाएगा क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, उद्योग ज़्यादा है यहाँ पर। और जो चाइना है ये जनसंख्या इसकी सबसे ज़्यादा है, तो कार्बन उत्सर्जन में नंबर 1 चाइना है, लेकिन प्रति व्यक्ति की दर से कार्बन उत्सर्जित करने वाला पहला देश वो अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद यूरोपीय संघ है और फिर भारत है। इस प्रकार से ये प्रमुख देश जो हैं कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट में ग्लोबल वार्मिंग जो है ताप में वृद्धि हो रही है। इसके बाद इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका जो प्रभाव है मानव पर क्या पड़ेगा और हमारी जो पृथ्वी है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए देखते हैं यहाँ पर इसका जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, कुछ पृथ्वी पर पड़ रहा है और मानव पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो देखिए जो पृथ्वी है इसके औसत तापमान में वृद्धि होगी। ठीक है, जब यहाँ पर इस प्रकार से उद्योग फैलाए जाएंगे, तापमान बढ़ जाएगा, तो औसत तापमान में पृथ्वी के वृद्धि होगी। औसत तापमान बढ़ेगा, पृथ्वी जो गर्म होगी तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की बर्फीली चट्टानें हैं वो क्या होती हैं, पिघलती हैं। तो यहाँ पर ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलते हैं और जलवायु में बहुत ही परिवर्तन आ जाएगा। क्या होगा कि जहाँ पर सर्दी पड़ती है वहाँ गर्मी पड़ने लगती है, जहाँ सूखा होता है वहाँ बाढ़ आने लगती है, जहाँ बाढ़ आती है वहाँ कभी सूखा पड़ जाता है, कृषि क्षेत्र इफेक्ट प्रभावित हो जाता है। और क्या होता है, समुद्र तल में वृद्धि हो जाएगी। जब ग्लेशियर पिघलेंगे नदियों के पानी में बाढ़ आएगी, नदियों का पानी जाके सागरों में गिरता है और वो महासागरों में पहुंचता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारी पृथ्वी पर समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ जाएगा और वहाँ पर जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं वो सब इस जल में, समुद्री जल में समा जाएंगे। यानी कि जो द्वीपीय देश हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, वहाँ की जो जनसंख्या है वो भी नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो समुद्र जो है उसका एरिया जब बढ़ेगा तो हमारा जो भूस्थल है उसमें भी कमी आ जाएगी और जैव विविधता में ह्रास होगा। कई सारी वनस्पतियां नष्ट हो जाएंगी। जहाँ पर मनुष्य कृषि करता था, उपजाऊ भूमि होती है, वो भी सब प्रभावित हो जाएगी, वहाँ सब पानी ही पानी हो जाएगा। तो जैव विविधता में भी यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब इसके बाद देखते हैं जो मानव है इस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब यहाँ औसत टेम्परेचर बढ़ेगा पृथ्वी का तो मनुष्यों में क्या होगा, रोग बढ़ेंगे। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो देखते हैं यहाँ पर रोग जो हैं तेज़ी से बढ़ते हैं। सर्दियों में हम लोगों को रोग कम होते हैं, चाहे जैसे कहीं पर सोते रहें, कहीं पर कुछ भी करते रहें, जल्दी रोग नहीं होते हैं। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो जिससे बीमारियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। तो पृथ्वी पर जब औसत तापमान में वृद्धि होगी तो रोग बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। जलवायु परिवर्तन जब पृथ्वी पर होगा तो कृषि प्रभावित होगी। जहाँ पर फसलें अच्छी हो रही थी, धान की अच्छी खेती हो रही थी, वहाँ पर क्या होगा, बाढ़ आएगी तो धान नष्ट हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र जो है वो प्रभावित हो जाएगा जलवायु परिवर्तन हो जाने से।
इसके अलावा जो ग्लेशियर पिघलते हैं, ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी नदियों का बहकर जाएगा महासागरों में, वहाँ समुद्र का एरिया बढ़ेगा, द्वीप समूह जो हैं उसमें डूब जाएंगे। तो क्या होगा, लोगों को आवास की समस्या होगी, जो जहाँ रह रहा था वो भागना पड़ेगा, पलायन करना पड़ेगा उसे, और पलायन करेगा व्यक्ति, कृषि क्षेत्र प्रभावित हो जाएगा तो उत्पादन कम हो जाएगा, उत्पादन जब कम हो जाएगा तो भुखमरी जैसी समस्या बढ़ जाएगी। ठीक है, जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है कृषि क्षेत्र का, वो कम हो जाएगा, बहुत कम सीमित क्षेत्र रह जाएंगे, तो इससे क्या होगा, भुखमरी की समस्या बढ़ जाएगी। ठीक है, और बाढ़ और सूखा जैसी समस्याएं यहाँ पर हो जाएंगी, मानव पर इसका भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। जहाँ पर अच्छी कृषि होती थी वहाँ अगर सूखा पड़ जाएगा तो वो कृषि विहीन हो जाएगा क्षेत्र, और जहाँ पर सूखा पड़ा रहता है वहाँ पर अगर बाढ़ आ जाएगी तो इससे भी वो क्षेत्र प्रभावित हो जाएंगे। तो ये मनुष्य पर विभिन्न प्रकार के इफ़ेक्ट पड़ेंगे वैश्विक तापमान की वृद्धि होने पर। ठीक, आगे देखते हैं इसके उपाय प्रमुख किए गए हैं, क्या क्या उपाय किए गए हैं अब तक। तो प्रमुख जो उपाय हैं, वर्ल्ड लेवल पर कुछ उपाय किए गए हैं, नेशनल लेवल पर और पर्सनल लेवल यानी कि ह्यूमन मानवीय लेवल पर। तो वर्ल्ड लेवल पर जो उपाय हैं वो इस प्रकार से देख लीजिए। 1972 में एक पर्यावरण का प्रथम सम्मेलन किया गया स्टॉकहोम स्वीडन में। ठीक है, 1972 में पर्यावरण का प्रथम सम्मेलन हुआ है, कहाँ हुआ है, स्टॉकहोम स्वीडन में ये किया गया है, जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए ये सम्मेलन किया गया था 1972 में। ये पॉइंट आपको याद रखना है अच्छे से। इसके बाद इसके 20 साल बाद 1992 में एक रियो सम्मेलन हुआ है, पृथ्वी सम्मेलन के जिस नाम से जिसे जानते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर एक अगला सम्मेलन हुआ 1992 में, रियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। रियो डी जेनेरियो जो है ब्राज़ील में पड़ता है, जिसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। फिर क्या हुआ, उसके 5 साल बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन का आयोजन जापान में किया गया। जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में भी ये देश आता है जापान। तो क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जापान में किया गया। यहाँ पर क्या एक अवधारणा रखी गई, कार्बन क्रेडिट करने की यहाँ पर अवधारणा रखी गई। ठीक है, कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जो देश कार्बन उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में कर रहे हैं, यानी कि जिनके पास कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल जीरो है, ठीक है, तो वो कार्बन को दूसरे देशों को बेच सकते हैं। कुछ कार्बन उत्सर्जन जो जीरो मात्रा में कर रहे हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, कार्बन क्रेडिट की श्रेणी में आ जाएंगे। तो ये जो है अपने कार्बन को यहाँ से दूसरे देशों के लिए बेच भी सकते हैं। तो इसलिए ये कार्बन क्रेडिट अवधारणा प्रस्तुत की गई है क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन में जापान में। ठीक है, फिर 2015 में एक पेरिस समझौता हुआ जिसे COP21 नाम से जाना जाता है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, तो यहीं पर 2015 में COP21 के नाम से एक समझौता हुआ है। इस समझौते में क्या हुआ था, अमेरिका जैसे देश ने यहाँ पर इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। अमेरिका जो है एक शक्तिशाली पावरफुल देश है, उसके भाग ना लेने से यहाँ के जो फ्यूचर में आने वाले समय में लगभग 2020 से 2030 से 50 के समय में देखने को मिलेगा कि हमारी जो पृथ्वी है यहाँ के औसत तापमान में लगभग 2% की वृद्धि होने वाली है। 2030 से लेकर 2050 में पृथ्वी के औसत तापमान में कितनी 2%, 1.5 से 2% तक की वृद्धि होने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ना बढ़ने दिया जाए, इसके लिए पेरिस में COP21 नाम का एक समझौता किया गया वर्ष 2015 में। पेरिस समझौता के नाम से इसे जानते हैं। फिर इसके बाद 2018 में पोलैंड में एक समझौता हुआ है जिसको COP24 के नाम से जानते हैं। ये एक समझौता हुआ था 2018 में। ये आपका करेंट का भी क्वेश्चन बन सकता है, 2018 अभी हाल ही में हुआ है। इसके बाद आगे यहाँ पर देखते हैं जो अर्थ आवर डे है। अर्थ आवर डे क्या है, ये WWF जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसके द्वारा अर्थ आवर डे प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा प्रतिवर्ष मार्च के अंतिम शनिवार, मार्च महीने की
अंतिम शनिवार को रात के 8:30 से 9:30 बजे तक वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा प्रतिवर्ष मार्च महीने में अंतिम शनिवार को रात के 8:30 से 9:30 बजे तक जो अनावश्यक विद्युत उपकरण हैं उनको बंद कर दिए जाने के लिए यहाँ पर आदेश दिया गया है, यानी कि एक सुझाव दिया गया है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो अनावश्यक विद्युत उपकरण हैं, लाइट है, इसको बंद कर देंगे, जिससे यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हम बचाने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं। तो यहाँ पर अर्थ आवर डे का मतलब है 8:30 से 9:30 बजे तक रात्रि में लाइट को बंद कर देना, जो अनावश्यक विद्युत उपकरण हैं उनको भी बंद कर देना है। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया है उसने वर्ष 2007 से ऑस्ट्रेलिया ने ये मुहिम शुरू की है अर्थ आवर डे की। ऑस्ट्रेलिया ने इसे शुरू किया है 2007 से, तब से ये प्रतिवर्ष अर्थ आवर डे मनाया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को रात के 8:30 से 9:30 बजे तक हम अपने घरों में जो विद्युत उपकरण हैं अनावश्यक हैं उनको बंद कर देंगे और अपने घरों की लाइट को भी बंद कर देंगे, जिससे हमारा जो पर्यावरण है उसमें काफ़ी सुधार में प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये पर्यावरण से संबंधित ग्लोबल वार्मिंग जो इफ़ेक्ट है, वैश्विक तापमान है, उससे संबंधित कुछ पॉइंट थे और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अच्छे से इसको फिर से रिकॉल करके समझ सकते हैं। तो आइए यहाँ पर एक बार इसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। औसत तापमान जो है पृथ्वी का 14 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी पर औसत तापमान में वृद्धि ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या 1824 में जोसेफ फोरियर ने इसकी सबसे पहले जानकारी दी है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा इंफ्रारेड विकिरण को अवशोषित करने पर वायुमंडल में जो वृद्धि होती है उसी को वैश्विक तापमान ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये सूर्य से जो लघु तरंगें हैं ये पृथ्वी पर आती हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में टकराकर वापस आ जाते हैं, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल में जो ताप में वृद्धि होती है। यहाँ पर कई सारी गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, CO2, H2O, O3, CH4, CFC भी यहाँ पाई जाती है। ये सारी गैसें यहाँ पाई जाती हैं। पृथ्वी का जो वायुमंडल है और सबसे निचला मंडल है क्षोभ मंडल, ये सर्वाधिक गर्म हो जाता है। ठीक है, पूछा जाता है पृथ्वी का सबसे गर्म मंडल कौन सा है, तो क्षोभ मंडल है। ठीक, आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर जो मुख्य कारण है CO2 गैस जो है ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में काफ़ी सहयोग कर रही है। क्या है कि जो प्रदूषण है, वनों की कटाई है, उद्योग है, वाहन है, इनसे निकलने वाला जो प्रदूषण है इसको प्रभावित कर रहा है। कार्बन उत्सर्जन करने वाले जो प्रमुख देश हैं चीन है, अमेरिका, यूरोपीय संघ और भारत। चीन जो है विश्व का 30% अकेले उत्सर्जन करता है, अमेरिका 15% प्रति व्यक्ति के दर से नंबर 1 है और यूरोपीय संघ जो है 9% उत्सर्जन कर रहा है, भारत जो है ये 7% कर रहा है। इसके अलावा इसके मुख्य इफेक्ट जो हैं इस प्रकार से बता दिए हैं। औसत तापमान में वृद्धि होगी, जलवायु में परिवर्तन होगा, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, समुद्र तल में वृद्धि होगी, जैव विविधता में ह्रास होगा। जब यहाँ पर तापमान में वृद्धि होगी तो इस प्रकार से पृथ्वी पर परिवर्तन हो जाएंगे। मानव पर इस प्रकार से परिवर्तन होंगे, औसत तापमान में वृद्धि होगी तो भूखमरी आएगी, जलवायु परिवर्तन होगा तो कृषि क्षेत्र प्रभावित होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे तो आवास की समस्या होगी, बाढ़ और सूखा जैसी समस्याएं आ जाएंगी, भूखमरी हो जाएगी। ठीक है, आगे उपाय जो बताए गए हैं ये वर्ल्ड लेवल पर, नेशनल लेवल पर और पर्सनल लेवल पर। तो वर्ल्ड लेवल पर आपको इस प्रकार बता दिए गए हैं। नेशनल लेवल पर क्या है, किसी भी देश के द्वारा अधिक से अधिक पर्यावरण को संरक्षण दिया जाए, पेड़ पौधे अधिक से अधिक मात्रा में लगाए जाएं। ठीक है, वनों की कटाई को रोका जाए। ठीक, तो ये नेशनल लेवल पर कुछ वैश्विक तापमान को बढ़ने से रोकने के कुछ उपाय हैं। पर्सनल लेवल पर क्या उपाय हैं, जो हम विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो औद्योगिक चीज़ें हैं, उपकरण हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं तो उनके यूज़ को, जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनका यूज़ ज़्यादा करें और जो मानव निर्मित चीज़ें हैं उनका यूज़ कम करेंगे, तो जिससे यहाँ पर जो वैश्विक तापमान है उसमें वृद्धि कम होगी। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक था ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करेंगे जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहेगी। हमारा चैनल देखने के लिए